जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल एन ज्योग्राफी यूजी फिनर जीआरएफ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग एक नए इनिशिएटिव के साथ जो प्रीवियस ईयर में 2010 से 2023 तक आए हुए क्वेश्चन हैं, तो उसको हम लोग जो है एनालाइज कर रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं। और उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग जो है पॉपुलेशन ज्योग्राफी जो है आपका, तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी के 2010 से लेकर 2023 तक जो आए हुए क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेहद ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके एग्जाम में जो आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, यहाँ से जो है हर साल लगभग एक एवरेज देखा जाए तो 8 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं, उसमें जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी का रोल है। बाकी जो पॉपुलेशन का सेक्शन है, जब हम इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे तो वहाँ से कम 7 से 8 क्वेश्चन, तो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग आपके 12 से जो है 13 क्वेश्चन आपकी पॉपुलेशन ज्योग्राफी यानी जो इंडिया वाला सेक्शन है और जो वर्ल्ड वाला मिला के पूछा जा रहा है। तो इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सेक्शन जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। पेपर एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी 2010 से 2023। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने इतने टॉपिक को शामिल किया है अपने जो है जो आपका यूजीसी का सिलेबस है उसमें दिया गया है, वहाँ से हमने टॉपिक को जो है उसमें कुछ टॉपिक क्या किया गया है कि एक साथ दे दिया गया है, तो हमने यहाँ पर उसको डिवाइड किया है, अलग अलग टॉपिक को लिखा है। इतने टॉपिक को आपको क्या करना है, अपने एग्जाम में पढ़ के जाना है। तो आइए हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। जैसे कि जो पहला टॉपिक है वो है आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी विश्व में जनसंख्या का वितरण। ठीक है, तो इस टॉपिक से अभी तक लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और जो विश्व में जनसंख्या का जो वितरण है, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे अर्थ पे जो आपका जो ओशन है और जो आपका यानी जो स्थल है, ठीक है, यानी जो महाद्वीप है, उसका वितरण काफी क्या है, जो है अनबेन है, असमान है। ठीक है, एक समान रूप से वितरण उसका नहीं है। तो इसी कारण से जो आपका जनसंख्या है उसका भी वितरण पूरे अर्थ पे एक जैसा नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो आपके कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है, महाद्वीप हैं, तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं, सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर तक, लगभग आपको 4 से 5 नंबर तक जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उसमें पॉपुलेशन कितना है उसके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद जो कुछ रीजन है, ठीक है, आपको जैसे पता है कि जिसे जो पॉपुलेशन रहती है वो कहाँ पे ज़्यादा रहती है, तो वो किसी रिवर के जो है पास में ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी, या तो जहाँ पर जो है पॉपुलेशन के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होंगी। ठीक है, जैसे उसको एक फर्टाइल जो है ज़मीन की ज़रूरत होती है जहाँ पे वो एग्रीकल्चर कवर कर सके, फ्लैट टोपोग्राफी होना चाहिए, जैसे वो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव कर सके, यातायात के साधनों को डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, उसको जो है तो वहाँ पर फेवरेबल जो है क्लाइमेट होना चाहिए, तो ताकि वो वहाँ पर क्या कर सके, सरवाइव कर सके। तो ऐसे रीजन जो वर्ल्ड में जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा कहाँ पे कम है, इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर देखेंगे तो अगर हम इसको पॉपुलेशन को नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट कर देखें तो हमें ये पता चलता है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी गोलार्ध में वर्ल्ड की लगभग 90% पॉपुलेशन निवास करती है। ठीक है, और वहीं पर 0 डिग्री से 90 डिग्री साउथ में यानी साउथ हेमिस्फीयर में पूरे वर्ल्ड की केवल 10% जनसंख्या निवास करती है। उसमें से भी 0 डिग्री से जो है लगभग अगर देखा जाए तो 40 डिग्री नॉर्थ तक की बात की जाए तो उसमें वर्ल्ड की लगभग 50% पॉपुलेशन, या कह सकते हैं 20 डिग्री से 40 डिग्री, अगर देखा जाए तो जो 20 डिग्री नॉर्थ है और 40 डिग्री नॉर्थ है, तो 20 से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में वर्ल्ड की लगभग 50% पॉपुलेशन क्या करती है, रहती है। वहीं पर अगर आप जो है
लगभग 50 डिग्री या 60 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर नॉर्थ में, तो वहाँ पर केवल वर्ल्ड की 1% पॉपुलेशन रहती है। तो इस तरीके का जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है आप देखते हैं कि एक तरफ जहाँ केवल नॉर्थ गोलार्ध में पूरे वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन रहती है, वहीं पर जो है साउथ हेमिस्फीयर में पूरे वर्ल्ड की 10% पॉपुलेशन रहती है। एशिया में बात किया जाए तो वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन यहीं पर निवास करती है, ठीक है। तो जो इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है वो लगातार जो है इंडियन ज्योग्राफी से भी और देखा जाए तो पॉपुलेशन वाले सेक्शन से हम देखेंगे वहाँ पे, और वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्या किया गया है, पूछा गया है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में आपको इतने डायमेंशन को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई अपनी करनी है। दूसरा क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या पूछा जा रहा है, आप इस फिर दोबारा वही रूल अपनाएंगे कि जो जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, ठीक है, किस कॉन्टिनेंट का ज़्यादा है। जैसे प्रेजेंट टाइम में बात करें अफ्रीका का ज़्यादा है, सबसे कम कहाँ का है। कुछ ऐसे कंट्री हैं, ठीक है, जिसका पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव में जा रहा है। कुछ आपकी यूरोपियन कंट्री है, जापान है। तो ऐसे कंट्री का आपको कुछ नाम याद कर लेने, आपके एग्जाम में पूछा गया है, एक या दो बार पूछा गया है कि नेगेटिव ग्रोथ वाले जो कंट्री कौन कौन से हैं। तो इस तरीके का जो डायमेंशन है उसको आपको क्या करना है, फॉलो करना है। तीसरा जो आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी जो जनसंख्या घनत्व होता है उसके जो प्रकार हैं। यहाँ से लगभग 7 से 8 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें हम 4 या 5 प्रकार की जो आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी होती है उसको पढ़ते हैं। जैसे होता है अर्थमेटिक डेंसिटी यानी अंकगणितीय घनत्व होता है, ठीक है। इकोनॉमिक डेंसिटी होता है, आर्थिक घनत्व होता है, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी होता है, कायिक घनत्व होता है, एग्रीकल्चर डेंसिटी होता है, कृषि घनत्व होता है, और साथ ही साथ न्यूट्रिशन डेंसिटी होता है यानी पोषण घनत्व होता है। तो ये जो 5 प्रकार के घनत्व हैं, ये आपके एग्जाम में एक तरफ आपकी घनत्व के प्रकार दे देंगे, उसका मतलब पूछ लिया जाएगा। इसे दे दिया गया कि अर्थमेटिक डेंसिटी। तो अर्थमेटिक डेंसिटी का मतलब हो गया आपकी टोटल पॉपुलेशन, और टोटल क्या हो गया, जो आपका पूरा का पूरा जियोग्राफिकल एरिया है। वहीं पर आपको अगर दे दिया गया कि एग्रीकल्चर डेंसिटी, तो एग्रीकल्चर डेंसिटी का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व पॉपुलेशन अपॉन केवल एग्रीकल्चरल लैंड, यानी कृषि में जितनी जनसंख्या शामिल है, लगी हुई है, और उसको किससे भाग देते हैं, जो कृषि योग्य भूमि है। तो ये पांचों प्रकार की जो घनत्व है, डेंसिटी है, इसमें आपको अलग अलग यानी कोई डेंसिटी देकर उसका फार्मूला पूछा जा सकता है, या पांचों एक साथ देकर। तो आप देखते हैं कि ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं एग्जाम में। पांचों जनसंख्या को जो है एक साथ दे दिया जाएगा, और आपसे पूछ लिया जाएगा, क्या पूछ लिया जाएगा आपसे एग्जाम में, कि जो है आपको मैच द फॉलोइंग करने के लिए दे दिया जाएगा कि आप बताइए कि जो है कौन सी डेंसिटी का मतलब क्या है। तो यहाँ पर ये बातें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। इस टॉपिक से भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं, ठीक है। अगला जो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन। तो पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन यानी जनसंख्या संसाधन प्रदेश। तो जनसंख्या संसाधन प्रदेश यानी पूरे वर्ल्ड को एक 1970 में एकरमैन ने जो है 5 प्रकार के जो आपका जनसंख्या संसाधन प्रदेश है उसमें क्या किया था, डिवाइड किया था। जिसमें अगर नाम लिया जाए तो पहला आपका हो गया यूएसए टाइप यानी संयुक्त राज्य अमेरिका टाइप, दूसरा हो गया आपका जो है यूरोपियन टाइप हो गया, तीसरा आपका हो गया इजिप्ट टाइप, ठीक है, और एक आपका हो गया ब्राजील टाइप, और एक आपका हो गया आर्कटिक टाइप, ठीक है। तो इतने प्रकार के जो आपका जनसंख्या संसाधन प्रदेश है, इसमें क्या किया गया था कि एकरमैन ने 5 जनसंख्या संसाधन प्रदेश में पूरे वर्ल्ड को डिवाइड किया था। अब यहाँ से पहली बात आपको याद रखना है कि यहाँ कितने जनसंख्या संसाधन प्रदेश है, और इंडिया चाइना ये सब कंट्री किस में आएंगे। तो इंडिया जो है वो इजिप्ट टाइप यानी जो मिस्र टाइप की जनसंख्या संसाधन प्रदेश है उसके अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से आपको कोई भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है। तो जनसंख्या संसाधन प्रदेश होते क्या हैं, इसका मतलब क्या है, कितने प्रकार के हैं, किस प्रकार की, जैसे इजिप्ट जो इजिप्शियन टाइप है मिस्र प्रकार की है, या ब्राजीलियन टाइप की है, तो उसमें किस किस कंट्री को रखा गया है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये बहुत ही हर वाला क्वेश्चन है, ये आपका एवरग्रीन क्वेश्चन है पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन। यहाँ से हर साल दूसरे साल तो यूजीसी क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो ये हो गया आपका पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन में, ठीक है। और यहीं पर आप एक जो है जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन होता है, ओवर पॉपुलेशन होता है, और जो अंडर पॉपुलेशन होता है उसका भी कंसेप्ट आप यहीं पर तैयार कर लेंगे, ठीक है। यानी जो है ऑप्टिमम पॉपुलेशन के कब किसको बोलते हैं, किस कंडीशन में ऑप्टिमम पॉपुलेशन होगा, ऑप्टिमम पॉपुलेशन का कंसेप्ट किसने दिया, ओवर पॉपुलेशन किसे बोलते हैं, और अंडर पॉपुलेशन किसे बोलते हैं, इसी टॉपिक के साथ आप तैयार करेंगे। तो ये आपके लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा, और आपको जल्दी भी क्या आएगा, समझ में आने वाला है।
ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन। इसके बाद बात की जाए तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ठीक है, यानी जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। यहाँ से देखिए 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है यूजीसी का, यहाँ से भी हर साल लगभग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी यानी जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, सर्वप्रथम इसको किसने दिया, तो इसको नोटिस्टीन एवं थॉमसन ने दिया था। ये किस कंट्री के रिसर्च पर दिया गया था, जो पश्चिमी यूरोपीय कंट्री है, ठीक है, उसकी रिसर्च पे ये थियरी क्या की गई थी, डेवलप की गई थी। और इस थियरी में 4 स्टेजेस बताए गए थे, जिसमें जो फर्स्ट स्टेज है उसमें क्या घटित होता है, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज में क्या घटित होता है। चारों का नाम अलग अलग है। जैसे जो फर्स्ट स्टेज है वहाँ उस पर क्या है कि जो आपकी डेथ रेट होती है पॉपुलेशन की और जो बर्थ रेट होती है दोनों हाई होती है, तो उसको बोल देते हैं जो है कि हाई स्टेशनरी रेट, यानी यहाँ पर जनसंख्या बढ़ती नहीं क्योंकि आपकी जन्म दर बहुत ज़्यादा होती है और मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब आपका जन्म दर भी ज़्यादा है, मृत्यु दर ज़्यादा है, तो आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं। तो दोनों उच्च होता है लेकिन ये जनसंख्या क्या रहती है, स्थिर रहती है। इसलिए इसको एक टर्म में नाम दे देते हैं कि जो है हाई स्टेशनरी यानी उच्च स्थिर अवस्था, ठीक है। दूसरे स्टेज में क्या होता है कि जो बर्थ रेट होता है थोड़ा सा क्या करता है, डिक्लाइन करता है, लेकिन सॉरी जो डेथ रेट होता है वो थोड़ा सा डिक्लाइन करता है, लेकिन जो बर्थ रेट होता है वो बढ़ा रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पॉपुलेशन तेजी के साथ बढ़ती है, यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की कंडीशन आ जाती है। तीसरे स्टेज में क्या होता है, दोनों घटती हैं, ठीक है, जैसे जो इंडिया है वो तीसरे स्टेज में है। चौथे स्टेज में दोनों लगभग बराबर हो जाते हैं। और अब एक नई स्टेज भी जोड़ दी गई है, पांचवी स्टेज, जिसमें क्या हो रहा है कि जो डेथ रेट है वो क्या हो गया है, जो है लगभग लगभग उसी पे बना हुआ है, लेकिन बर्थ रेट इतना कम हो गया है कि जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो माइनस में चला गया है, यानी जनसंख्या जो न्यू बेबी है वो बोर्न नहीं हो रहे हैं, जन्म नहीं ले रहे हैं, बाकी जो डेथ रेट है वो तो नेचुरल हो ही रहा है। तो इसलिए वहाँ की पॉपुलेशन, जैसे जापान हो गया, इटली हो गया, ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जिसकी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, निगेटिव में जा रही है। तो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी से इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट स्टेज को जैसे मैंने बताया कि ये हाई स्टेशनरी जो स्टेज होता है, ठीक है, वैसे सेकंड स्टेज का भी कुछ नाम दिया गया है, थर्ड स्टेज का भी नाम है और फोर्थ स्टेज का भी नाम दिया गया है। तो आपको जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उसको देखकर इसको क्या करना है, तैयार कर लेना है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पे प्रीवियस ईयर का जब तक आप क्वेश्चन नहीं देखेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको मैं कैसे हल करना। इतने ही डायमेंशन को यहाँ से क्या करना है, आपको तैयार रखना है हमेशा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी से। तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, यूजीसी का फेवरेट है कह सकते हैं। और आपको क्या करना चाहिए, ये हर एग्जाम में लगभग अगर आपको ज्योग्राफी का चाहे टीजीटी, पीजीटी, हायर एजुकेशन का देते हैं, पीएचडी का देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहीं पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ऐसा यही टॉपिक है आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। इसके बाद कुछ जो है जो आपका पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन से रिलेटेड थियरी है, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट थियरी है वो माल्थस है और न्यू माल्थस, ठीक है। यानी जो माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत दिया था, इससे लगभग आप तक लगभग 10 क्वेश्चन आए हो, यहाँ से भी लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता है। तो माल्थस ने जनसंख्या के बारे में बोला था, इन्होंने जो है एक निबंध लिखा था कि एस्से ऑन पॉपुलेशन, ठीक है, तो 1798 में। तो इनके जो है एस्से का क्या नाम है, इन्होंने कब वो एस्से लिखा था, इन्होंने पॉपुलेशन के संबंध में कौन सी थ्योरी दी, इन्होंने बताया कि जो जनसंख्या होती है वो बढ़ती है आपके ज्योमेट्रिक रेट से, जो आपका खाद्यान्न होता है यानी जो ग्रेन होते हैं, फूड ग्रेन होते हैं, वो आपके अर्थमेटिक रेट से बढ़ते हैं। इसलिए एक समय ऐसा आता है कि दोनों के बीच में काफ़ी गैप हो जाता है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है और खाद्यान्न उतना नहीं हो पाता है, तो वहाँ की जनसंख्या क्या होने लगेगी, भूखों मरना स्टार्ट कर देती है। तो इनका जो थ्योरी है यहीं से क्वेश्चन आपके पूछा जाता है कि इन्होंने अर्थमेटिक बात किसके लिए की, क्या फूड ग्रेन के लिए की कि पॉपुलेशन के लिए की, या इनसे बात कर लिया जाता है कि इन्होंने ज्योमेट्रिक जो रेट बढ़ने की बताई वो किसकी बताई है। तो ये भी आपके लिए क्या हो जाता है, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ जो आपका माल्थस है, माल्थस से पूछा गया कि बताइए पॉपुलेशन कंट्रोल कैसा हो, तो इन्होंने कौन कौन से नियम बताए, इन्होंने
जो ह्यूमन द्वारा जो है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रासेप्टिव मेथड यूज किया जाता है, आज हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है कंट्रासेप्टिव मेथड यूज करते हैं, तो उसके ये खिलाफ में थे। ठीक है, आगे चलकर इसी पे इनका विरोध हुआ और जो न्यू माल्थसवादी थे उन्होंने कंट्रासेप्टिव मेथड को क्या दिया, अलाउ किया और बताया कि पॉपुलेशन रोकने का यही तरीका है। क्योंकि जो माल्थस ने बताया था, उन्होंने जैसे बताया था कि आप नैतिक नियम अपनाइए, विवाह लेट से कीजिए, खुद पे संयम रखिए, तो ये सारी चीजें माल्थस ने बताई थी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ज्यादातर यहाँ पर घुमाया जाता है कि जैसे इन्होंने बताया कि जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक जो है रेट से बढ़ता है, तो वहाँ पर स्टेटमेंट में आपको दे दिया जाएगा कि जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक यानी जो है ज्योमेट्रिक रेट से नहीं बल्कि किस रेट से बढ़ता है, अर्थमेटिक रेट से बढ़ता है। तो आप ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ पर गलती कर बैठेंगे। तो इसलिए आपको माल्थस और न्यू माल्थस की थ्योरी को अच्छे से तैयार रखना है। माल्थस ने भी बताया था कि इसे कितने वर्षों में जनसंख्या दुगनी हो जाएगी, तो ये भी पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके बाद एक विद्वान थे सैडलर, सैडलर की थ्योरी को ध्यान में रखना है और साथ ही साथ रिकार्डो की भी थ्योरी को आपको क्या करना है, याद रखना है। इसमें चाहे तो एक और थ्योरी जैसे डबडले का आहार सिद्धांत है, तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं किसी भी जनसंख्या के किताब से। तो सैडलर, रिकार्डो, माल्थस और न्यू माल्थस, इतने थ्योरी को क्या करना है, आपको जो पॉपुलेशन थ्योरी दी हुई है कि आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, तो वहाँ से इतने थ्योरी को आप पढ़ के जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका है फर्टिलिटी, यानी जो फर्टिलिटी है यहाँ से लगभग 5 क्वेश्चन पूछे गए। तो फर्टिलिटी क्या होती है, तो फर्टिलिटी के जो प्रकार होते हैं, जैसे जो TFR होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट, जैसे टोटल फर्टिलिटी रेट में 2.1 लिख दिया गया, तो 2.1 का मतलब क्या होता है। फर्टिलिटी रेट के जो टाइप्स होते हैं, जैसे जो क्रूड बर्थ रेट होता है अगर देखा जाए तो वो क्या होता है, और तो इस तरीके से जो फर्टिलिटी के जो टाइप्स है वहीं से यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक उसी प्रकार से जो आपका मोर्टेलिटी है यानी मृत्यु दर है, क्रूड बर्थ डेथ रेट क्या होता है, IMR क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, MMR क्या होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। ठीक है, तो ये वर्ड के परस्पेक्टिव में तो बस इसको जानते रहिए, जो टर्मिनोलॉजी है यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी से क्या किया गया है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इतने पॉइंट को आपको फर्टिलिटी में और मोर्टेलिटी में क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका माइग्रेशन है। माइग्रेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन के जो टाइप्स हैं। ठीक है, कि माइग्रेशन को डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट पे, डिफरेंट डिफरेंट आधारों पे, क्राइटेरिया पे अलग अलग जो है भागों में बांटा जाता है। अगर जैसे डिस्टेंस के हिसाब से, जैसे नेशनल माइग्रेशन, इंटरनेशनल माइग्रेशन, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो होता है यानी इंटर स्टेट माइग्रेशन, इंट्रा माइग्रेशन। माइग्रेशन होता क्यों है, माइग्रेशन को जो है कुछ पुश फैक्टर होते हैं और कुछ पुल फैक्टर होते हैं, यानी कुछ अपने तरफ से जैसे मतलब आकर्षित करते हैं जिसके कारण माइग्रेशन होता है। फॉर एग्जांपल कोई जैसे आपको जॉब करना है तो जॉब अपॉर्चुनिटी जैसे एक स्थान पे कहीं पर अच्छी है तो लोग स्वतः ही एक स्थान से उस स्थान से जहाँ पर जॉब अच्छी नहीं होगी उस स्थान से माइग्रेट करेंगे जहाँ पर जॉब अच्छी होगी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पुल फैक्टर। अगर कहीं पर एडवर्स कंडीशन है यानी कहीं जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उस एरिया में कहीं ऐसी बीमारी आ गई, जैसे मान लीजिए कोविड टाइम आ गया, तो देखिए कि सारे के सारे लोग सिटी से कहाँ, रूरल एरिया की तरफ माइग्रेट कर गए। तो कोई डिजीज आ गया, कहीं पर वार हो रहा है यानी युद्ध छिड़ गया, तो उस स्थान से लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। तो ये क्या हो गया, उसका पुल फैक्टर हो गया। फ्लड आ गया, जो है अर्थक्वेक आ गया, वॉल्केनो आ गया, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके माइग्रेशन के कौन से फैक्टर हैं, जो है पुश फैक्टर हैं। उसके बाद माइग्रेशन के बाद जो माइग्रेशन होता है वो क्यों होता है, इसके लिए अलग अलग ज्योग्राफर ने अलग अलग थियरी दी है। तो उस थियरी को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। खासकर जो रेवेंस्टीन का मॉडल है, इन्होंने 9 जो है उप प्रकार होता है, सब टाइप बताए थे कि माइग्रेशन होता है तो क्यों होता है। उसमें कई जो है उन्होंने बातें बताई थी, 9 प्रकार की बातें बताई थी कि माइग्रेशन कम दूरी के लिए होता है, माइग्रेशन में जो है जो जो सिलेक्टिव होता है, नॉन सिलेक्टिव होता है, यानी बहुत सारी उन्होंने बातें बताई थी। तो रेवेंस्टीन की उस 9 बातों को आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन सी बातें उन्होंने बताई थी। कम डिस्टेंस के लिए महिलाएं ज़्यादा प्रेफर करती हैं, तो क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रेवेंस्टीन का मॉडल ने जो 9 बातें बताई थी, तो उन 9 बातों में कौन सी बातें निम्नलिखित से हैं या नहीं है। दूसरा जो है माइग्रेशन यानी प्रवास से संबंधित ग्रेविटी मॉडल है, जिसका प्रतिपादन किसने किया था, रायली ने किया था। उसी प्रकार
जो तीसरा आपका प्रमुख मॉडल है वो है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट, यानी न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत। ये आपका जिफ महोदय ने दिया था इसको, तो ये जिफ का सिद्धांत हो गया। इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल, यानी मध्यवर्ती अवसर का सिद्धांत या मॉडल, इसको जो है स्टॉफर ने दिया था। ली का मॉडल है, ली का वही पुश एंड पुल थियरी है। तो ये माइग्रेशन की इतनी सारी थियरियां हैं, सारे थियरी आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। लगभग 10 से 12 बार यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जो टर्मिनोलॉजी है, जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे तो प्रीवियस ईयर सॉल्व करते समय जैसे रिग्रेसिव पॉपुलेशन क्या होती है, प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन क्या होती है, इस तरीके के जो टर्म आ जाते हैं जो कि देखने पे काफी कंफ्यूज करते हैं, उसको क्या करना है, आपको अच्छे से तैयार रखना है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो ये जो एस्पेक्ट आपको बताए जा रहे हैं, जो टॉपिक्स आपको बताए गए, इसी टॉपिक को आपको नोट करके इसी पे लगातार आपको क्या करना है, मेहनत करना है। इसके अतिरिक्त आपको जो है पॉपुलेशन ज्योग्राफी में कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्योग्राफी का सिलेबस थोड़ा सा जो है, जो दिया गया है एग्जाम यूजीसी के द्वारा, वो उसमें से बहुत कम दिया गया है। इसमें से कुछ टॉपिक्स नहीं दिए गए हैं, उसको जब हमने अच्छे से एनालाइज किया क्वेश्चन पेपर को, तो पता चला कि नहीं, ये टॉपिक भी है, इसके अतिरिक्त भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए आप लोग इस सिलेबस को फॉलो करें दिसंबर वाले एग्जाम के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत जो है इससे मदद मिलने वाली है आपके एग्जाम में, अगर आप इस सिलेबस को फॉलो करेंगे। कम टाइम में आपको टू द पॉइंट जो है स्टडी करने का मौका मिलेगा, नहीं तो आप भटकते रहेंगे, क्योंकि जो सिलेबस लिखा गया है काफ़ी कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है, इसमें समझ ही नहीं आएगा आपको कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो इसीलिए जो भी आपको बातें बताई गई हैं, जितने भी डायमेंशन आपको बताए गए हैं, उतने डायमेंशन में आपको क्या करना है, ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई करनी है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं आप अपने अगले वीडियो के साथ, जिसमें हम कुछ दूसरा यूनिट लेंगे और उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।